पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द डेटा टाइप्स यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, वो वैल्यू किस टाइप की होगी, कौन सी वैल्यू उसमें स्टोर होगी, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? ये सारी चीज़ें हमें डेटा टाइप्स बताते हैं। तो जब भी हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी, उससे पहले हमें उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है कि उसके अंदर एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। तो हमने ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में डिस्कस की। उसके बाद हमने देखा कि ये डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये होते हैं 4 टाइप्स के। पहला था बेसिक डेटा टाइप्स, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल या फिर कैरेक्टर। उसके बाद हमने देखे डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जिसमें एरेज, पॉइंटर्स, यूनियन एंड स्ट्रक्चर डिस्कस किया। इनको हम एक एक करके आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकली भी यूज़ कर देखेंगे। उसके बाद हमने देखे एन्यूमरेशन डेटा टाइप्स, यानी कि हम जो प्रोग्राम में कस्टम आउटपुट चाहते हैं, यानी कि हम प्रोग्राम के हेल्प से कुछ स्पेसिफिक करवाना चाहते हैं, तो वो स्पेसिफिक चीज़ें करवाने के लिए कुछ कस्टम डेटा टाइप्स लगेंगे, यानी कि कस्टमाइज्ड वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स हमें स्टोर करवाने पड़ेंगे। और उसी चीज़ के लिए ये एन्यूमरेशन डेटा टाइप है। तो ये डेटा टाइप एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो जब भी हम प्रोग्राम में कुछ कस्टमाइज्ड डेटा टाइप यूज़ करेंगे तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने देखा वॉइड डेटा टाइप्स, जैसे हमें कोई वेरिएबल बनाना तो है लेकिन उसके अंदर वैल्यू नहीं डालनी, यानी कि उसे एम्प्टी रखना है। तो जब उसे एम्प्टी रखना है तो उसका कौन सा डेटा टाइप दिया जाएगा? तो उसे हम देते हैं वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप मतलब उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो एम्प्टी होगी, यानी कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी। तो ऐसा हम तब करते हैं जब हमें कोई वेरिएबल बना के तो रखना है प्रोग्राम में, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें नहीं पता कि वो वेरिएबल को हम कौन सा डेटा टाइप देना चाहेंगे। तब हम उसे वॉइड डेटा टाइप बना सकते हैं ताकि बाद में उसका जो टाइप है वो हम चेंज करवा सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की। उसके बाद हमने प्रैक्टिकली भी इनको यूज़ करके देखा कि किस तरीके से इंट, फ्लोट, कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद हमने देखा कि वेरिएबल का डेटा टाइप होता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल जो है वो एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करते हैं, वेरिएबल्स हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ किस तरीके से स्टोर करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। वी आर लुकिंग एट वेरिएबल्स यूज्ड इन सी। तो हम देखते हैं एक सिंपल सी डेफिनेशन जो बोल रही है, अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया दैट आर प्रोग्राम्स कैन यूज टू स्टोर वैल्यूज़। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब हम इसे लेमैन टर्म्स में समझते हैं। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एक वेरिएबल वो स्टोरेज लोकेशन हो गई जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और प्रोग्राम में आगे जाकर उस वैल्यू को हम चेंज कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस की थी। लेकिन ये स्टोर किस तरीके से एग्जैक्टली हो रही है, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। अब हम सभी को पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसके अंदर एक हार्ड डिस्क होती है, हार्ड ड्राइव होती है, जिसके अंदर बेसिकली हमारा डेटा स्टोर होता है। तो कोई भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो, आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो या फिर आप कोई गेम भी सेव कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ स्टोर हो रही होंगी? आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो रही होंगी। इसीलिए आपको पता होता है कुछ जो हार्ड डिस्क हैं उसकी जो लिमिट होती है वो होती है 500 GB, किसी की होती है 1 TB। सो इस तरीके से जो उसका स्टोरेज है वो डिफाइंड होता है। तो अब जैसे हमें कोई वैल्यू स्टोर करानी है, हमें हमारे प्रोग्राम में लेट्स सपोज कि 5 एक वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है। तो ये स्टोर कहाँ पर होगी? ये तो हमें पता है कि हार्ड डिस्क में होगी। तो हार्ड डिस्क में किस तरीके से डेटा स्टोर होता है? एक छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं और उन ब्लॉक्स में जो हमारा डेटा है वो टुकड़े टुकड़े हो के उन ब्लॉक्स में जाके स्टोर हो जाता है। जब भी हमें वो डेटा वापस चाहिए होता है वो ब्लॉक्स से निकल के वापस इकट्ठा होता है और हमें डेटा मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा स्टोर होता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें 5 वैल्यू स्टोर करनी थी, यानी कि 5 नंबर हमें स्टोर करना था, तो हम हमारे प्रोग्राम में उसे कुछ नाम दे देंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर लोकेशन एरिया को, उस एरिया को जहाँ पर हमारी वैल्यू स्टोर होने जा रही है,
उसको हम एक नाम दे देंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। जैसे हमने किया यहाँ पर RES, तो RES हमने एक वेरिएबल बना के उसका नाम दे दिया और उसके अंदर ये 5 वैल्यू असाइन कर दी। अब ये स्टोर तो हो रही है हमारे हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में, लेकिन उस पर्टिकुलर लोकेशन एरिया का जो हमें रिप्रेजेंटेशनल नाम मिला है हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो है RES, यानी कि हमारा वेरिएबल। तो किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का, मेमोरी एड्रेस का एक नाम बना देना जिससे हम उसे आगे हमारे प्रोग्राम में रेफ़र कर सकें, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल को हमें खुद से ही नाम देना पड़ता है। जैसे हमने ये RES दे दिया, ऐसे ABC भी दे सकते थे, CBA भी दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से आइडेंटिफायर का नाम दिया जाता है, यानी कि उसमें कैपिटल लेटर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, स्मॉल लेटर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी इंक्लूड हो सकता है, डिजिट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, बट डिजिट्स जो हैं वो नाम के स्टार्टिंग में ना आए, और उसके अलावा नाम के बीच में ब्लैंक स्पेस भी ना हो और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी ना हो। तो ये सारे कुछ रूल्स थे जिसके हेल्प से हम हमारे आइडेंटिफायर के नाम बना सकें। और हमारा जो वेरिएबल है, क्योंकि ये भी एक यूज़र डिफाइंड है, यानी कि हमारे द्वारा बनाया गया है, तो इसे भी हमें आइडेंटिफायर के रूल्स ही फॉलो करके नाम देना पड़ेगा। सो इसी तरीके से वेरिएबल भी जब हम बना रहे हैं तो जो हमारे आइडेंटिफायर के नाम देने वाला जो रूल्स था वो सारे ही हम इसमें भी फॉलो करेंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं वेरिएबल्स कौन कौन से टाइप के हैं। हमने देखे थे इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, वॉइड। सो ये बेसिक टाइप के जो वेरिएबल्स हैं ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। इनके अलावा भी कुछ हैं, लेकिन वो होते तो डिराइव्ड ही हैं, यानी कि ये जो इंटीजर है, ये फ्लोट है, इन सब के ऊपर ही और जो हैं वो बन जाते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ डेटा टाइप्स हैं, यही इंटीजर, फ्लोट, डबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये जो हैं ये बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं और इनके ऊपर ही बने हुए होते हैं हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप्स। इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों से, यानी कि इन्हीं इंटीजर की वैल्यूज़ से बन जाते हैं हमारे बड़े वाले डेटा टाइप्स, जिन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो ये वेरिएबल भी उसी टाइप के होंगे। जो हमारा डेटा टाइप है इंटीजर है तो वेरिएबल भी हमारा इंटीजर टाइप का हो गया, फ्लोट है तो हम वेरिएबल भी हमारा फ्लोट टाइप का हो गया। तो इसी तरीके से वेरिएबल के भी सेम ही टाइप्स हैं जिस तरीके से हमारे डेटा टाइप्स के टाइप्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इंटीजर क्या होता है, INT से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने देखा था। फ्लोटिंग पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं, यानी कि डेसिमल जो होते हैं, उन्हें हम फ्लोट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम डबल भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा था पहले डेटा टाइप्स में कि जो डबल है वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज़ करता है। उसके बाद कैरेक्टर है, उसके बाद वॉइड भी देखा हमने कि वॉइड किस तरीके से एक एम्प्टी एरिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के अंदर समझी। तो ये तो हो गए हमारे बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इसके आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसको एग्जैक्टली डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे, यानी कि हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल हम जो बना रहे हैं उसे कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसे हमारे कंपाइलर को कैसे बताएंगे कि ये हमारा वेरिएबल है। तो उसका कुछ सिंटैक्स है, यानी कि उसका भी कुछ लिखने का तरीका है, रूल है। तो देखते हैं वो क्या है। अ वेरिएबल डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर वेयर एंड हाउ मच स्टोरेज टू क्रिएट फॉर द वेरिएबल। अब जो डिक्लेरेशन है तो उसमें हम क्या बता रहे होंगे, हम बताएंगे हमारे वेरिएबल का नाम और उसके साथ साथ हम बताएंगे उसका डेटा टाइप, यानी कि उसके अंदर कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है और हमारे वेरिएबल का नाम। ये दोनों चीज़ें हम एक साथ बताएंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन में। और ये जनरली हमारे वेरिएबल को यूज़ करने से पहले का काम होता है, यानी कि जैसे ही हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि जैसे हमें सम करना है, यानी कि 2 नंबर्स का एडिशन करवाना है, तो हमें पता है कि 2 नंबर तो हमें ऑलरेडी लगेंगे जिनका एडिशन होना है, और तीसरा एक और वेरिएबल लगेगा जिसके अंदर हमारा जो ये वैल्यू है वो आके स्टोर हो जाएगी। तो हमें पता है 3 वेरिएबल हमें लग रहे होंगे जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होंगी। तो हम पहले ही हमारे कंपाइलर को बता देंगे कि हम 3 वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। फिर अंदर प्रोग्राम में जाके हम यूज़ करेंगे ये 3 वेरिएबल्स जिस तरीके से हमें यूज़ करने हैं। सो ये जो डिक्लेरेशन है वो हो गया ऊपर वाला पार्ट, जहाँ पर हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये वाला वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में यूज़ होगा। ये अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा फ्लोट लिखा हुआ है। फ्लोट एक टाइप का डेटा टाइप है और फ्लोट के बाद F लिखा है, फिर कॉमा दिया है,
फिर सैलरी लिखा है और सेमीकोलन दे दिया है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो F लिखा है इधर और ये सैलरी लिखी है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स ही हैं जिनका डेटा टाइप है फ्लोट। तो अगर आपको इस तरीके से कुछ करना है कि आपके जो 4 या 5 या जितने भी वेरिएबल आप बना रहे हो सभी का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर होने वाला है, तो आप क्या करोगे, एक ही बार इंट लिखोगे और उसके बाद में वेरिएबल के नाम लिख के कॉमा लगा दोगे। जैसे मुझे बनाने हैं 3 वेरिएबल जिनका नाम है A, B और C। मैं क्या करूँगा, INT लिखूँगा यानी कि इंटीजर डेटा टाइप लिख दूँगा। उसके बाद में A लिखूँगा, फिर कॉमा लगा के B लिखूँगा, फिर कॉमा लगा के C लिखूँगा। उसके बाद सेमीकोलन डालूँगा और सेमीकोलन से हमें पता चलेगा कि हमारा जो स्टेटमेंट है, हमारी जो लाइन है वो ख़त्म हो गई है। सो इस तरीके से अगर सेम ही डेटा टाइप के हमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने हैं तो हम इस तरीके से एक ही लाइन में उन्हें लिख सकते हैं। वरना हमें क्या करना पड़ता, हम लिखते INT, फिर A लिखते, फिर सेमीकोलन लगाते, फिर नीचे आ जाते और लिखते INT B, फिर सेमीकोलन लगा देते, फिर नीचे आते और लिखते INT C सेमीकोलन। सो इस तरीके से हम एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे हैं, तो ये चीज़ें ना करनी पड़े, इसीलिए इसको लिखने का एक और भी तरीका है जहाँ पर आपको डेटा टाइप एक ही बार लिखना है और आपका 2-3 जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको आपको आगे कॉमा लगाकर लिख देना है। सो ये कुछ डिक्लेरेशन की टाइप हो गई। हम इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेरिएबल डेफिनेशन क्या है। वेरिएबल डेफिनेशन क्या होगा, अब हमने कंपाइलर को बता दिया कि हमारे ये वेरिएबल है। अब डेफिनेशन क्या करेगा, वो वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहा होगा, यानी कि उस वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करेगा। तो जैसे हमने देखा कि ये डिक्लेरेशन में हमने सिर्फ उसका डेटा टाइप और उसका नाम बताया था, डेफिनेशन में हम देखेंगे कि उस जो पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि I बेसिकली एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो ये 43 है ये आकर स्टोर हो जा रहा है। तो ये इक्वल टू साइन जो एक सिंगल इक्वल टू आपको दिख रहा है, ये साइन क्या कर रहा है, 43 को जाकर I के अंदर सेव करवा दे रहा है। और उसके बाद सेमीकोलन है, सेमीकोलन मतलब हम समझ जाएंगे कि हमारी जो लाइन है वो ख़त्म हो गई है और हमारे कंपाइलर को भी समझ में आ जाएगा कि सेमीकोलन का आना मतलब लाइन का ख़त्म होना। तो ये हमने देखी डेफिनेशन, उसके पहले हमने देखी थी डिक्लेरेशन। अब कभी कभी क्या होता है, ये डिक्लेरेशन डेफिनेशन सब एक ही लाइन में हो जाता है, जिसकी मदद से हमें बार बार जो है चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती। वो कैसे होगा हम हमारे प्रोग्राम में देख रहे होंगे। तो इसके आगे चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं और चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। अब हमारे पास ये पहले वाला ही प्रोग्राम है जहाँ पर हमने देखे थे डेटा टाइप्स। तो ये एक सिंपल एडिशन वाला प्रोग्राम है, यानी कि हम 2 नंबर को ऐड करवा के उसका एक आंसर बना के उसको प्रिंट करवा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। सो ये उसका प्रोग्राम है जहाँ पर हमने देखा था हैश लगा के ये 2 प्री प्रोसेसर कमांड्स हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ये कर्ली ब्रैकेट बता रहा है कि यहाँ से लेकर हमारा जो मेन फंक्शन है वो यहाँ तक चलेगा। तो ये चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद में आ गया ये वाला पार्ट है हमारे वेरिएबल्स डिक्लेरेशन का। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। आप देखेंगे num1 जो है ये एक वेरिएबल है, num2 जो है वो भी एक वेरिएबल है और रिज़ल्ट भी एक वेरिएबल ही है। तो ये तीनों वेरिएबल हैं और इनको एक ही लाइन में हमने डिक्लेयर कर दिया, यानी कि हमारा इंटीजर डेटा टाइप था। तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इन्हें लिख सकते थे हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आए, हमने इसको वापस बताया कि ये जो num2 है इसका डेटा टाइप होगा int, और उसके बाद हमने वापस सेमीकोलन लगाया और फिर हमने लिख दिया INT डाल के रिज़ल्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ एक लाइन में लिखी थी हमें वो 3 लाइन में लिखनी पड़ी। तो ये 3 लाइन में बार बार इंट ना लिखना पड़े और एक ही लाइन में काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमें एक लाइन में क्यों ख़त्म करना है, क्योंकि हमें ये जो लाइंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए 15 लाइनें इस्तेमाल हो गई हैं हमें एक दो नंबर का सम कराने के लिए। तो ये चीज़ हम 6, 7 या 8 लाइन में भी कर सकते थे। कैसे, ये जो हमारा इंट बार बार लिखा हुआ है इसको हटाकर हम एक ही लाइन में इंट लिख दें इस तरीके से। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आप पहला वेरिएबल लिख दो, उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा वेरिएबल लिख दो,
और कॉमा लगा के फिर तीसरा लिखकर सेमीकोलन लिख दो, ताकि उसको पता चल जाए कि जो हमारा प्रोग्राम है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, हमने उसका डेटा टाइप सेट कर दिया। आगे चलें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर num1 के अंदर 2 स्टोर हो रहा है। तो ये इसे कहते हैं वेरिएबल डेफिनेशन। मतलब यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया, कंपाइलर को बता दिया कि ये हमारे वेरिएबल्स यूज़ होंगे। यहाँ पर जाके हमने उन्हें यूज़ कर लिया, और यूज़ कैसे किया, जो हमारी वैल्यू है उसको उसके अंदर स्टोर कर दिया। 2 को हमने num1 के अंदर स्टोर कर दिया, 3 को हमने num2 के अंदर स्टोर कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे एडिशन वाला फॉर्मूला लगा दिया, जो आप देख सकते हो num1 को हमने num2 के साथ ऐड कर दिया और हमने उसको रिज़ल्ट के अंदर भेज दिया। तो ये तरीका था कोई भी 2 नंबर को ऐड करने का। तो यहाँ पे आप वाइट डॉट देख सकते हैं, इसका मतलब है आपका ये जो प्रोग्राम है, कोड है, ये सेव नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ये रहा आपका सेव का ऑप्शन। आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करके Ctrl+S भी दबा सकते हैं। तो अब सेव हो गया, यहाँ डॉट नहीं आ रही वाइट वाली। अब हम इसे रन करके देखेंगे कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम राइट क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे रन कोड पर। जैसे ही रन कोड पर क्लिक करेंगे, हम नीचे देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट प्रिंट हो रहा है या नहीं। ये देख सकते हैं हम, हमारा यहाँ आउटपुट प्रिंट हो गया है। हमने num1 + num2 कराया था, तो उसका आंसर 5 प्रिंट हो गया है। अब कभी कभी क्या होता है, इसको वापस हटा देते हैं हम और इसको भी बंद करते हैं अभी के लिए। हम यहाँ क्या करेंगे, int num1 2 सेमीकोलन, ये हमने यहाँ से हटा दिया। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि हम लाइनें कम कैसे कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम लिख रहे हैं हम, उसकी लाइंस जो हैं वो किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने डेक्लेरेशन यानी कि वेरिएबल बनाना और वेरिएबल को इस्तेमाल करना, ये दोनों चीज़ें एक ही लाइन में कर दी हैं। तो जहाँ पर हमारी सारी चीज़ें 13 या 15 लाइन में हो रही थी, अब वो पूरा प्रोग्राम हमारा 12 लाइन में ही ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो लाइंस हैं वो कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, हमने उसका डेटा टाइप भी इसी लाइन में बताया, उसके अंदर वैल्यू भी इसी लाइन में स्टोर कर दी। तो इससे हमारी जो लाइंस है वो कम हो गई। तो int num1 में 2 डाल दिया, int num2 में 3 डाल दिया, और int वापस रिज़ल्ट बनाया और उसके अंदर num1 + num2 डाल दिया। फिर हमने ये printf वाली स्टेटमेंट यूज़ की है। printf क्या करती है, हमारे आउटपुट, हमें जो आउटपुट लाना है उसे हमारे स्क्रीन पर दिखाती है। तो हमें क्या लाना था, आउटपुट रिज़ल्ट लाना था। ये जो %d आपको यहाँ दिख रहा है, ये हम आगे अगले वीडियो में समझ रहे होंगे कि किस तरीके से %d हमारी हेल्प कर रहा है हमारे रिज़ल्ट को प्रिंट करवाने में, वो भी हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे। तो बस हमें इतना समझना है, ये printf वाली लाइन जो है, ये हमारा रिज़ल्ट है, वो प्रिंट करवा रही है। अब हम इसे क्या करते हैं, जल्दी से वैल्यू चेंज करके, मैंने यहाँ 4 डाल दिया और मैंने यहाँ पे वापस 7 डाल दिया। तो ये 4 + 7 जो है, अब इसका जो है एडिशन हो जाएगा और सम हो जाएगा। मैंने सेव किया Ctrl+S से, राइट क्लिक करके मैं रन कोड पर गया और यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 + 7 जो है उसने 11 प्रिंट कर दिया। सो इस तरीके से जो आप अलग अलग नंबर्स हैं उनका सम करके आप प्रिंट करवा सकते हैं। आप जो वेरिएबल्स हैं उसको ऊपर नीचे किस तरीके से आपको यूज़ करना है, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन सब एक साथ करना है या अलग अलग करना है, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ये था वेरिएबल्स के बारे में, हमने प्रैक्टिकली समझा और देखा कि डिक्लेरेशन, डेफिनेशन क्या होता है एक वेरिएबल का, किस तरीके से उसे डिक्लेयर एंड डिफ़ाइन किया जाता है और उसका यूज़ किस तरीके से एक ही लाइन में होता है। ये सारी चीज़ें हमने वेरिएबल्स के बारे में जानी इस वीडियो में।